नमस्कार साथियों, प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा जहाँ हमने छोड़ी थी, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो आज का बिंदु होगा वो भाषा शिक्षण के रूप होंगे। भाषा शिक्षण के 4 रूप होते हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं भाषा शिक्षण के रूप। भाषा शिक्षण के 4 रूप होते हैं। 4 रूप में सबसे पहला क्रम देखें तो पद्य, फिर गद्य होता है, व्याकरण और सबसे अंतिम होता है रचना। ये भाषा शिक्षण के 4 रूप होते हैं। तो इसमें पद्य और गद्य क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करें तो दोनों के बारे में हम तुलना करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे। तो एक तरफ हम पद्य लेंगे, एक तरफ हम गद्य लेंगे। सबसे पहले पद्य की बात करेंगे तो पद्य क्या होता है। पद्य एक छंदोबद्ध रचना होती है। पद्य क्या होता है, एक छंदोबद्ध रचना होती है, यानी छंद से युक्त रचना होती है। फिर गद्य के बारे में बात करें तो गद्य एक छंद विहीन रचना होती है, यानी छंदे से रहित होती है, छंद विहीन रचना होती है। और अगला बिंदु देखिए पद्य के बारे में, तो पद्य भाव प्रधान रचना है। पद्य भाव प्रधान रचना है, अपितु गद्य विचार प्रधान रचना है। और पद्य इसमें हृदय से भाव पैदा होते हैं। पद्य में क्या होता है कि हृदय से भाव पैदा होते हैं, अपितु गद्य में इसमें विचार मस्तिष्क से पैदा होते हैं। बात करें पद्य के बारे में, पद्य में लय, ताल, यति, गति का महत्व होता है, किंतु व्याकरण का इसमें महत्व होता है। किसमें? गद्य में। गद्य में व्याकरण का महत्व होता है। फिर बात करें पद्य की, तो पद्य में इसमें रसानुभूति होती है, रस की अनुभूति यानी आनंद की प्राप्ति होती है। गद्य में विचारानुभूति यानी विचारों की अनुभूति होती है। बात करें तो इसमें चिंतन अधिक होता है, गद्य में चिंतन अधिक होता है। और पद्य में क्या होता है, रस की अनुभूति यानी आनंद की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद में बात करें तो पद्य शिक्षण की परिभाषा। पद्य शिक्षण की परिभाषा क्या होती है, इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने पद्य शिक्षण को लेकर अपने कुछ परिभाषा प्रकट की है। उसमें सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है, यानी वाक्यम रसात्मकम काव्यम। फिर इसके बाद में जो आचार्य जगन्नाथ जी हुए, इन्होंने क्या कि रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द है, अर्थात सुंदर अर्थ बताने वाले शब्द ही क्या होते हैं, काव्य होते हैं। फिर इसके बाद में आचार्य भामा हुए हैं, जिन्होंने क्या कि शब्दार्थो सहितम काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ ही क्या है, काव्य हैं। और इसके बाद में नंबर 4 पर बात करें तो H.W. आर्डेन हुए हैं। इन्होंने क्या कहा है कि प्ले विथ दी वर्ड्स, प्ले विथ दी वर्ड्स यानी शब्दों से खेलना ही क्या है, कविता है। शब्दों से खेलना ही क्या है, कविता है। फिर अंतिम हुए जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही योगदान रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि आत्मा की मुक्ता अवस्था यानी ज्ञान दशा, हृदय की मुक्ता अवस्था यानी रस दशा, आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है। और हृदय की जो मुक्ता अवस्था होती है ना, वो रस दशा कहलाती है। तो हृदय की मुक्ता अवस्था वाणी का विधान करती है, उसे हम क्या कहेंगे, कविता कहेंगे। क्या कहेंगे, कविता कहेंगे। फिर इसके बाद में हम चर्चा करें तो पद्य शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं। पद्य शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं। इसमें सबसे पहले देखें तो 1 नंबर पे रसानुभूति। रसानुभूति में क्या होता है कि कविता को पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है। इसमें रसानुभूति में कविता को पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है। और फिर 2 नंबर पे बात करें तो सौंदर्य अनुभूति, देखने का नजरिया, सकारात्मकता। फिर बात करें नंबर 3 सत्यम शिवम सुंदरम की भावना पैदा करना है। ये पद्य शिक्षण के कुछ उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करें प्रिय विद्यार्थियों, तो समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैंने बताया रसानुभूति, ये कविता को पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है। सौंदर्य अनुभूति यानी देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। फिर 3 नंबर पे सत्यम शिवम सुंदरम की भावना पैदा करना। और नंबर 4 पे कल्पना शक्ति का विकास यानी पद्य के माध्यम से विद्यार्थियों का विकास करना। फिर हम बात करें नंबर 5 पे पूर्ण मनोयोग के साथ कविता सुनने के योग्य बनाना। तो इन्हीं के साथ हम आगे बिंदु को देखते हैं। जो आगे बिंदु है वो 6वें नंबर के जो बिंदु है वह कविता के प्रति रुचि व प्रेम उत्पन्न करना। फिर कविता सृजन की शक्ति उत्पन्न करना। 8वें बिंदु की बात करें कविता की विभिन्न शैलियों से परिचय करना। हम बातें कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, हम बातें कर रहे हैं किसको लेकर,
पद्य शिक्षण के उद्देश्य को लेकर, पद्य शिक्षण के उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करें, जिसमें कविता की विभिन्न शैलियों के से परिचय करवाना, छंद, अलंकार, रस आदि का ज्ञान देना, छात्रों को अपने देश की संस्कृति, धर्म, दर्शन आदि की जानकारी देना। फिर इसके बाद में हम करें पद्य शिक्षण की कुछ विधियाँ होती है, पद्य शिक्षण की कुछ विधियाँ होती है, इन विधियों के बारे में चर्चा करें, एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे पद्य शिक्षण की विधियाँ। तो पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो विधि आती है वो आती है गीत विधि। गीत विधि में क्या होता है कि अध्यापक बालकों को छोटे छोटे बाल गीतों के माध्यम से कविता शिक्षण करवाता है, यानी अध्यापक है जो बालक होते हैं उनको छोटे छोटे बाल गीतों के माध्यम से कविता का शिक्षण करवाता है। इसके अंतर्गत गीत विधि में स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी इनके लिए सबसे उपयुक्त विधि है गीत विधि। इसमें कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता, केवल कविताएं सुनाई जाती है। बात करें नंबर 2 विधि की, अभिनय विधि। इसमें क्या होता है कि इसमें अध्यापक बाल गीतों के साथ साथ अभिनय करके कविता का शिक्षण करवाता है। अभिनय यानी नाटक करवा के शिक्षण करवाता है, कविताएं सुनाता है। इसमें क्या होता है, रस की अनुभूति होती है। इसका जो गुण है ना वो रस की अनुभूति होती है। कौन सी विधि में? अभिनय विधि में। और ये विधि प्राथमिक स्तर के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। फिर बात करें अभिनय विधि के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य की, तो जिस विधि से रसानुभूति होती है वह विधि सदैव बाल केंद्रित, मनोवैज्ञानिक और सरस विधि होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस विधि में रस की अनुभूति होती है ना वह सदैव बाल केंद्रित होती है, मनोवैज्ञानिक होती है और सरस विधि होती है। फिर हम बात करें नंबर 3 पर, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि। प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि, इसमें क्या होता है कि यह लंबी कविता व ऐतिहासिक महत्व के लिए उपयुक्त है। लंबी कविताओं के छोटे छोटे टुकड़े करके फिर प्रश्नोत्तर के माध्यम से अध्ययन करवाया जाता है। कौन सी विधि के अंतर्गत? प्रश्नोत्तर विधि। और जो प्रश्नोत्तर विधि या खंडान्वय विधि के जो प्रवर्तक हुए हैं वो सुकरात हुए हैं। याद रखना, खंडान्वय या प्रश्नोत्तर विधि के जो प्रवर्तक हुए हैं सुकरात हुए हैं। स्तर की बात करें तो प्रश्नोत्तर विधि उच्च प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करें अर्थबोध विधि, नंबर 4 पे आती है अर्थबोध विधि। इसमें अध्यापक कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। कौन सी विधि में? अर्थबोध विधि में। इसमें अध्यापक कविता को गद्य की भांति अध्ययन करवाता है। कौन सी विधि में? अर्थबोध विधि में। अर्थबोध विधि को फिर से समझना, इसमें अध्यापक कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। इसमें अध्यापक कविता को गद्य की भांति अध्ययन करवाता है। इसमें रसानुभूति नहीं होती, अर्थबोध विधि में रस की अनुभूति नहीं होती, इसलिए यह विधि नीरस और अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, जिस विधि में रस की अनुभूति होती है ना वो सरस होती है और मनोवैज्ञानिक विधि होती है। और जिस विधि में रस की अनुभूति नहीं होगी ना वो क्या होती है? विधि नीरस होती है और अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। नोट रखना, नोट यानी महत्वपूर्ण बिंदु है। पद्य शिक्षण की सबसे नीरस विधि है कौन सी? अर्थबोध विधि। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि पद्य शिक्षण की सबसे नीरस विधि कौन सी है तो हमें करना है अर्थबोध विधि। कौन सी विधि? अर्थबोध विधि। इसके बाद में हम चर्चा करें तो 5वें नंबर पे आती है व्याख्या विधि। कौन सी विधि आती है? व्याख्या विधि आती है। व्याख्या विधि की परिभाषा क्या होती है कि इस विधि में कविता का विस्तार अध्ययन करवाया जाता है, यानी विस्तार से अध्ययन करवाया जाता है। कौन सी विधि में? व्याख्या विधि में। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें व्याख्या दी जाएगी, यानी विस्तार से समझाया जाएगा। विषय वस्तु की जानकारी देता है। कौन देता है? अध्यापक देता है। इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले प्रसंग, इसमें कवि और कविता का परिचय दिया जाता है। और फिर व्याख्या, इसमें पहले काठिन्य निवारण यानी कठिन शब्द बताए जाते हैं। काठिन्य निवारण का मतलब यहाँ होगा कठिन शब्दों से, यानी शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ बताए जाएंगे। इसके बाद में अंत्य कथा, फिर अलंकार, फिर गुण, फिर रीति, रस, दोष, ये बताया जाता है। काठिन्य निवारण 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले प्रवचन के माध्यम से, उद्बोधन के माध्यम से और व्याकरण सम्मत के माध्यम से। ये बात विशेष ध्यान रखना है। काठिन्य निवारण भी कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। और इसके चरण भी कितने होते हैं? व्याख्या विधि के 3 चरण होते हैं, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। और व्याख्या विधि में जो काठिन्य निवारण होता है, काठिन्य निवारण के भी 3 प्रकार होते हैं, प्रवचन, उद्बोधन और व्याख्या सम्मत। फिर बात करें विशेष की, कविता के विशेष भाव या सार का उल्लेख किया जाता है। और बात करें व्याख्या विधि की तो इसका जो स्तर होता है ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें जो प्रवचन है, प्रवचन के बारे में हम विस्तार से बात करें
तो सीधा अर्थ न बताकर विलोम शब्दों द्वारा या पर्यायवाची द्वारा अर्थ बताना। उद्बोधन में क्या होता है, इसमें सीधा अर्थ न बताकर उद्बोधिका करते हैं, फिर बच्चों के सामने उदाहरण रखते हैं या कोई दृष्टांत बताते हैं जिसको सुनकर विद्यार्थी इसका उत्तर बता सके। और व्याकरण सम्मत में क्या होता है कि संधि द्वारा, समास द्वारा, उपसर्ग या प्रत्यय द्वारा इसका अर्थ बताते हैं। फिर बात करें व्याख्या विधि के, व्याख्या विधि के भी 3 रूप होते हैं। व्याख्या विधि के भी 3 रूप होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। कितने रूप होते हैं? 3 रूप। सबसे पहले क 1 नंबर की बात करें तो व्यास विधि। व्यास विधि के प्रवर्तक हुए महर्षि वेदव्यास जी। यह व्याख्या विधि का रूप है। जो व्यास विधि है ना, ये व्याख्या विधि का ही क्या है? रूप है। इस विधि में शिक्षक वेदव्यास के रूप में कार्य करता है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक पद्य को पूर्ण विस्तार के साथ अध्ययन करवाता है और अध्यापक अध्ययन के बीच बीच में छात्रों को उदाहरण, दृष्टांत व नीति संबंधी बातें भी बताता है। छात्रों को इस विधि द्वारा रसानुभूति होती है। इसमें रस की अनुभूति होती है, और जिस विधि में रस की अनुभूति होती है वही विधि सरस भी होती है और मनोवैज्ञानिक भी होती है। फिर इसमें क्या होता है कि यह विधि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उचित मानी जाती है। अगर स्तर की बात करें तो यह विधि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों स्तर के लिए उचित मानी जाती है, परंतु इस विधि में समय अधिक लगता है, जिसके कारण विद्यालय स्तर पर उपयुक्त नहीं माना जाता। यानी इसमें समय अधिक खर्च होता है, तो इसलिए ये विद्यालय स्तर के लिए उचित नहीं माना जाता। इसके बाद में हम बात करें तो जो दूसरा रूप है इसका, वो है तुलना विधि। व्याख्या विधि का दूसरा रूप है तुलना विधि। तुलना विधि में क्या होता है कि तुलना विधि व्याख्या विधि का ही एक रूप है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक छात्रों को संभाव वाली रचनाओं के साथ तुलना करके अध्ययन करवाते हैं। तुलना 3 तरह से की जाती है। तुलना कितने तरीके से? 3 तरह की से की जाती है। सबसे पहले बात करें तो कवि की अन्य रचना के साथ तुलना, यानी एक कवि की दूसरी जो कवि है इसकी एक कवि की जो रचनाएं होती है उसके दूसरी कवि के साथ रचनाओं के साथ तुलना करना। अन्य कवि की रचना के साथ तुलना करना। तीसरा बिंदु है अन्य भाषा की कवि की रचना के साथ तुलना करना। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में द्वारा छात्रों को रसानुभूति होती है। यह विधि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इस विधि से अध्ययन करवाने के लिए अध्यापक को स्वाध्यायी व पारंगत दक्ष होना चाहिए। तुलना विधि में अध्यापक को स्वाध्यायी यानी पारंगत बोले तो दक्ष होना चाहिए। अपने विषय को लेकर एक पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फिर इसका जो तीसरा रूप है समीक्षा विधि, यह व्याख्या विधि का ही रूप है। हम बातें करें व्याख्या विधि के 3 रूपों की, जिसमें तीसरा है समीक्षा विधि। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक छात्रों के संदर्भ ग्रंथों की जानकारी देता है। छात्र स्वयं कठिन शब्दों के अर्थ, छंद, अलंकारों की जानकारी व विषय वस्तु की समीक्षा करता है। इस विधि में छात्र सक्रिय और अध्यापक निष्क्रिय रहता है। महत्वपूर्ण बिंदु है कि कौन सी विधि में छात्र सक्रिय और अध्यापक निष्क्रिय रहता है, यानी समीक्षा विधि। और समीक्षा विधि किसका रूप है? व्याख्या विधि का। मतलब अध्यापक तो होता है निष्क्रिय और छात्र क्या होता है इसमें? सक्रिय होता है। स्तर की बात करें तो ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के छात्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो पद्य पाठ। अभी हमने गद्य की बात की, अब पद्य पाठ की बात करें तो इसके 4 प्रकार होते हैं। पद्य पाठ के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एक तो सबसे पहले बात करें कौशल पाठ, दूसरा होता है रस पाठ, तीसरा होता है बोध पाठ और नंबर 4 पे होता है उपयोजन पाठ। लेकिन इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। आज के लिए आप इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। यहाँ तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।